राम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सीडीपी के फुल मार्क्स सीरीज है ये, यानी 30 आउट ऑफ 30 सालों से हम करते हुए आ रहे हैं। अगर आप ये सीरीज भी फॉलो कर लेते हैं एग्जाम तक, जिसमें लेस देन 2 मंथ्स हैं, तो आपका काम बन जाएगा, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बशर्ते आप फॉलो करें इसको रेगुलरली। जो भी हम सीडीपी की जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, चाहे ये फुल मार्क्स सीरीज हो या टॉपिक वाइज सीरीज कल को आएगी आपकी, या कंप्लीट पेडागोजी आएगी, जो भी हम करते हैं हर साल, चाहे जीन प्याज का अलग से टॉपिक हो, ये आप इसको तसल्ली से अगर ये प्रॉपर एनालिसिस आप देख लें तो आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे एग्जाम में। क्योंकि कितना भी आप टॉपिक्स पढ़ लें, क्वेश्चंस अगर नहीं करेंगे तो वो बात नहीं आएगी, पेपर सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, लेंदी क्वेश्चंस आते हैं। अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी को ध्यान में रखा गया है, सिलेबस सेम ही है। कई क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते आए हैं, कई हैं जो नए ढंग से पूछ लिए जाते हैं। अजर्शन, रीजनिंग, जितने भी तरह के क्वेश्चंस हैं वो सब हम करके चलेंगे, ठीक है। थोड़े से लेट हैं, मेरी ऑफलाइन क्लासेस में भी कमिटमेंट है, सारी जो बैचेस हैं वो सब एक साथ ही चल गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं यूट्यूब पे कम फोकस कर पा रही हूँ। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितना हो सके उतना समय आपको दिया जाए, या अगर कम क्लासेस भी हो रही हैं, क्वांटिटी में अगर कम भी क्लासेस हो रही हैं, तब भी क्वालिटी में कमी ना हो। जब भी सेशन हो बहुत बेहतरीन सेशन हो, और एक सेशन से आपको कई सेशन के बराबर बेनिफिट मिल पाए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप चाहें तो अपने आप को असेस करने के लिए लास्ट में मार्क्स भी देख सकते हैं, बट जो एनालिसिस है, जो डिस्कशन है, उस पर जरूर फोकस कीजिएगा, ठीक है जी। आप बहुत क्यूट हो, थैंक यू जी। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में आइए आप, जो मजा आता है भाई गजब, मतलब ये एनर्जी ही ऑफलाइन से आ रही है, इतना मन लगता है ऑफलाइन क्लास में। एनीवे, इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा विद आंसर्स, है ना। और जो उस दिन टीचिंग एप्टीट्यूड हमने किया था ईएमआरएस का, उसके क्वेश्चंस भी मेरे पास आ गई है फाइनल शीट, उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज कराना है तो वो मैं करा दूंगी। उसमें एनालिसिस मेथड में आई थिंक आज कोई बैच में बात कर रहा था, कुछ ऐसा हुआ है कि मैंने ऑपोजिट बोल दिया, मेरे को एक बार वो देखना पड़ेगा वीडियो, बट आंसर मार्क में सही करा दूंगी। अगर हो सकता है कि कई बार थकान में, फ्लो में अगर ऑपोजिट भी बोल दिया होगा, तो वो आंसर आप चेक कर लेना, वो मैं सही मार्क करा दूंगी। नहीं तो कल एक बार फिर से उसको डिस्कस कर लेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, उसमें कोई बात नहीं है। टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, ये पीडीएफ फ्री है ऑफकोर्स इस सेशन का। चलिए शुरू करते हैं। 30 सवाल हैं जैसे पेपर में आते हैं, अलग अलग डिबेट्स, सारे ऑप्शंस चारों, वो सब डिस्कस करके चलेंगे। सिर्फ आंसर तक नहीं पहुंचना है, या सिर्फ आंसर मार्क नहीं करना है, आंसर तक पहुंचना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। ये पहला सेशन है, और अब इस तरह से क्वालिटी वाले सेशंस होंगे। थोड़ा कभी कभार लेट लतीफ होगा, बीच में छुट्टियां भी हो सकती हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रही हूँ रेगुलर होने की यूट्यूब पे, बट मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। आधा दिन तो जो है ऑफलाइन में निकल जाता है, आधा क्या 3.5 घंटे की तो आज क्लास ही थी, फिर आना जाना दुनिया भरी चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये सब होता रहेगा। एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ग्रेजुअली इंप्रूव इन चिल्ड्रन who leave deprived settings and enter enriched settings. The above argument points primarily towards which of the following debates of development. आपको पता है विकास की 4 बहस हम पढ़ते हैं, यानी 4 debates of development हम पढ़ते हैं, जिसमें और कुछ एक्स्ट्रा डिबेट्स हैं जो ये ऑप्शन के माध्यम से भी आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। नहीं, वाईटी वालों पे ध्यान देंगे, एक्चुअली ऑफलाइन क्लासेस या ऑफलाइन बैच अभी नया शुरू हुआ है, तो उसके चलते जो है, या ईएमआरएस का एग्जाम अचानक से आ गया तो ये सब हुआ है। कोई नहीं, आ जाओ, अभी बाद में बातें करेंगे। एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज या कॉग्निटिव एबिलिटीज भी यहां लिखा होता तो बात सेम ही हो जाती। यानी बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी उसके मार्क्स जो हैं, या एकेडमिक्स में वो अच्छा परफॉर्म कर पाता है, उसकी बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आने लगता है, यानी पहले से वो बेहतर समझने लगता है चीजों को। ग्रेजुअली इंप्रूव इन चिल्ड्रन हु लीव डेप्राइव्ड सेटिंग्स, जिनको डेप्राइव्ड सेटिंग्स छोड़ करके मौका मिलता है, यानी एंटर करने का एनरिच्ड सेटिंग्स को। एनरिच्ड मतलब समृद्ध परिवेश, वंचित परिवेश छोड़ करके समृद्ध परिवेश में जाने का यदि मौका मिलता है। यानी एक बच्चा है, मान लो, जो ऐसी जगह रहता था, किसी अनाथालय में रहता था जहां बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, काम चलाऊ काम चल रहा था, या एक बच्चा था जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई और वो बहुत ही स्कॉलरशिप के सहारे या गवर्नमेंट स्कूल में, या जैसे भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा समृद्ध परिवेश नहीं था वहाँ पढ़ रहा था, कोई ट्यूशन की सुविधा नहीं, जहाँ उसका पीछे का जो रह गया कोई ध्यान देने वाला नहीं, न्यूट्रिशन ठीक से नहीं। एक ऐसी फैमिली ने उसको अडॉप्ट कर लिया जिनके पास सारे संसाधन थे। अब ये जो बच्चा था, मान लो वो थोड़ा सा बड़ा था, ये मान लेते हैं 8 साल का बच्चा था, वो इंप्रूवमेंट आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा जब उसको सही एनवायरमेंट मिलेगा, जहां जरूरत होगी वहां स्कैफोल्डिंग मिलेगी, अच्छे मेथड से पढ़ाया जाएगा, अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाएगा, उसको प्रेम से रखा जाएगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी, है ना, एक प्रॉपर अच्छा माहौल मिलेगा, कंड्यूसिव एनवायरमेंट जिसको कहते हैं, या एनरिच्ड एनवायरमेंट जो आपको आगे बढ़ाए। मैं कई बार मजाक में कहती हूँ, हमारे यहाँ तो एनवायरमेंट ऐसा होता है कि एक बच्चा बेचारा इंग्लिश बोलने की कोशिश करे, अगर गांव में ऐसे माहौल में जहां इंग्लिश नहीं बोलते हैं लोग, और वो सीखने की कोशिश करे इंटरनेट से, तो आसपास वाले मजाक और उड़ाते हैं, देखो कितना अंग्रेज बन रहा है।
देख रहे हो? तो कॉन्ड्यूसिव का जस्ट उल्टा है। या माँ बाप ही कई बार इतने खराब शब्द बोल देंगे कि आपका अस्तित्व ही तबाह हो जाए, कि वो मोटिवेट करने की बजाय जिनको परिवेश अच्छा देना चाहिए वो ही टांग पकड़ के खींच रहे हैं। उनको लगता है इससे मोटिवेशन आ जाएगी, है ना, कि पढ़ोगे नहीं तो ये हो जाएगा वो जाएगा। सारे बच्चों में नहीं आती, वो कुछ केसेस में काम कर जाती है कि वो, नहीं तो ज्यादातर केसेस में बैकफायर करती है। बच्चे की सेल्फ एस्टीम, उसका खुद में विश्वास टूट जाता है यदि एनवायरमेंट एनरिचिंग नहीं है ना। कि कोई एक आध केस में कोई बहुत गरीब परिवार से बहुत अच्छा कर जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बढ़िया एनवायरमेंट है, कि गरीबी में ही सबको रखना चाहिए। आइडियली तो सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छी जलवायु मिलनी चाहिए, दिल्ली की तरह 500 AQI नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये एक बात कही जा रही है कि बच्चे का एकेडमिक प्रदर्शन जो है, अकादमिक प्रदर्शन वो बेहतर हो जाता है, बौद्धिक क्षमताएं उसकी सुधरने लगती हैं, उसकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी दिमागी क्षमताएं हैं ना, जिनको हम इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज या कॉग्निटिव एबिलिटीज कहते हैं, ये सब सुधरने लगेंगी अगर उसको सही एनरिच्ड एनवायरमेंट मिल जाए, जहां उसको अच्छे पढ़ाने वाले टीचर्स मिल जाए, जहां हेल्प हो वो रिसोर्सेज मिल जाए, अच्छा मान लीजिए ऑनलाइन कोर्स की जरूरत है ऑनलाइन मिल जाए, माहौल मिले उसको, प्रॉपर सुविधाएं मिले। वो ऐसा नहीं है कि सुबह उठता है और काम पे लग जाता है या दुकान पे चला जाता है, स्कूल तो बस नाम के लिए चल रहा है, उसको प्रॉपर पढ़ने का मौका या समय भी मिल रहा है, अवसर मिल रहा है और सारी संसाधन भी मिल रहे हैं। तो बच्चे की क्या है, जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं वो इंक्रीज होती हुई, एकेडमिक परफॉर्मेंस आपको सुधरती नजर आएगी। ये विकास की कौन सी डिबेट से आता है? एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल व्यू से, हेरिडिटी वर्सेस एनवायरमेंट से। कितने लोग दे रहे हैं? 64% लोग सही जवाब दे रहे हैं, जो कि सेकंड है। डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन से, या कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी से। यानी देखिए, एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल व्यू, ये एबिलिटी के व्यू के लिए हम यूज करते हैं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि एंटिटी यानी जो आपकी बुद्धि है या क्षमता है वो फिक्स्ड है, एंटिटी व्यू है ये, कि हम कुछ नहीं कर सकते भाई, जितना आईक्यू है, जितनी समझ है उतना ही रहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, उसमें फिक्स्ड है। क्षमता तो फिक्स होती है, या तो होती है या तो नहीं होती है। या फिर इसका दूसरी एक बहस है इसकी बनाम जो वर्सेस है, कि क्षमता इंक्रीमेंटल होती है, जिसमें मैं बहुत विश्वास करती हूं, बट लोग अगर एफर्ट नहीं करेंगे तो ये नहीं होगी। इंक्रीमेंटल है मतलब आपकी क्षमता बढ़ती रहेगी या बढ़ती रह सकती है, हमारी सीखने की क्षमता बढ़ती रहेगी, हमारी समझ बढ़ती रहेगी यदि एफर्ट और प्रैक्टिस किया जाए तो एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल व्यू, इसकी तो बात नहीं हो रही यहां कि बच्चा एफर्ट मारे तो इंक्रीमेंट हो सकता है, ये तो बात नहीं हो रही है। यहां तो बात हो रही है बच्चे के एफर्ट की बात थोड़ी है, यहां तो एनरिच्ड परिवेश की बात है, मतलब हेरिडिटी वर्सेस एनवायरमेंट की डिबेट लग रही है हमें। फिर भी देखते हैं डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन। देखो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, विकास का एक सिद्धांत है। डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है, सारी जो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है एक यूनिट के रूप में काम कर रहे होते हैं। कि जब आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो आपका सिर्फ, या आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो सिर्फ शारीरिक विकास काम नहीं कर रहा, सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट काम नहीं कर रहा, जो विकास के प्रकार हैं फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, आपका दिमाग भी काम कर रहा है। भाई हम MS धोनी को कहते हैं एकदम मास्टरमाइंड टाइप के व्यक्ति हैं, मैच जिता देते थे, तो वो दिमाग में भी तो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ना, और शारीरिक रूप से तो काम कर ही रहे हैं। सोशली जो पूरी टीम मेट्स हैं उनको कोऑपरेट करके, टीम का गेम है ना, टीम स्पोर्ट कहते हैं जिसको हम, तो वो भी आ रहा है। इमोशंस को भी कंट्रोल में रखना है, पता चले किसी प्लेयर को आप अगर फील्ड पे गाली दे दोगे या स्लेजिंग हो जाएगी, हो सकता है बैन हो जाओ, तो इमोशंस को भी कंट्रोल करना है। तो आप एक गेम खेल रहे हो या एक स्पोर्ट में हो, क्रिकेट में, लेकिन आपको ये चारों टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट इस्तेमाल करने हैं, एक सिंगल यूनिट के रूप में आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है कि विकास के कई पहलुओं को जब आप एक सिंगल यूनिट के रूप में यूज करते हैं। वहीं अगर मैं बात करती हूं डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। बच्चा जब रोता है तो पूरे शरीर से रोता है, बाद में वो बस 2 उंगलियों से आंसू पोंछ लेता है, डिफरेंशिएशन है कि पहले उसकी रोने की जो आवाज है वो हर चीज के लिए रोता है। जब छोटा है तो आपको पता नहीं लगेगा 1 महीने का 2 महीने का बच्चा क्यों रो रहा है, कि उसे भूख लगी है, कि उसे पॉटी आई है, कि उसे कोई बीमारी है, बस वो रोता है और एक ही तरह से रोता है, उसको कुछ नहीं पता। धीरे धीरे वो चेंज होने लगता है कि अगर उसको कोई दर्द हो रहा है तो वो अलग तरह से रोएगा, सूसू पॉटी है तो अलग तरह का ड्रामा करेगा, फिर आपको समझ में आने लगता है, आप डिफरेंशिएट करने लगते हैं कि किस तरह का रोना है इसका, है ना। कई बार आप देखते हैं थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 2 साल का बच्चा है, इतने तमाशे करके रोता है वो, जब उसको कुछ चाहिए होता है आपको समझ में आ जाता है ये नौटंकी कर रहा है, एक्चुअल में नहीं रो रहा, और 2 मिनट में चुप हो जाएगा, खेलता फिरेगा। तो वो डिफरेंशिएशन का है। कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की डिबेट पियाजे और वाइगोत्स्की को लेके है कि कुछ लोग मानते हैं कि विकास कॉन्टिन्यूअस है, जैसे कि वाइगोत्स्की वो एज में नहीं डिवाइड करेंगे, स्टेजेस नहीं दी वाइगोत्स्की ने। डिसकॉन्टिन्यूटी पियाजे को लेकर के आप कह सकते हैं कि विकास जो है स्टेजेस में टूट करके चलता है, या फिर कोई भी व्यक्ति जो स्टेजेस की बात करता है, चाहे वो कोलबर्ग ही क्यों ना हो, जो ये कहते हैं भाई इस स्टेज में इतना विकास, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब ये नहीं विकास रुक जाता है, बट विकास टूट के चलता है, स्टेजेस में चलता तो रहता है। ठीक है जी, तो ये बात हो गई। इनमें से कोई भी नहीं है, एक ही बात सही है कि हेरिडिटी वर्सेस एनवायरमेंट की ये डिबेट है
कि अगर आपने समृद्ध परिवेश दे दिया तो वो बच्चा जिसका आईक्यू आप कह रहे थे कि सेम ही आईक्यू में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, उसकी क्षमता बढ़ने लग गई। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट एनरिच्ड मिल गया, अच्छा एनवायरमेंट मिल गया, है ना, कि बढ़िया एनवायरमेंट मिला। तो जब बढ़िया एनवायरमेंट मिला, सीखने की क्षमताएं बेहतर होती चली गई, माहौल सोशल एनवायरनमेंट उस तरह का मिल रहा है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के लिए अच्छा स्टिमुलेशन मिल रहा है, अच्छे मेथड से पढ़ाया जा रहा है, मल्टीपल एक्टिविटीज करने का मौका मिल रहा है। जैसा कि हम कहते हैं कि एक अगर आपका जन्म एक गरीब परिवार में है, संसाधन कम है, जहां पे इकोनॉमिक स्टेटस का भी आईक्यू पे प्रभाव पड़ता है, इंटेलिजेंस के स्तर पे, तो वो अगर आप ऐसे परिवार में हुए पैदा जहां स्कूल की फीस अरेंज करना बड़ा मुश्किल काम है, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, तो गवर्नमेंट स्कूल की भी फीस जहां अरेंज करना मुश्किल है, और एक तरफ आप ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जहां आपको स्विमिंग क्लासेस भी भेजा जा रहा है, आपको चेस भी सिखाया जा रहा है बचपन से ही, आपको म्यूजिक भी सिखा रहे हैं, आपको पियानो भी सिखा रहे हैं, आपको पता नहीं क्या क्या डांस भी सिखा दे रहे हैं, कथक भी सीख रहे हैं, आपके लिए अच्छे से अच्छे ट्यूशन भी लगे हुए हैं, तो गेम बदल जाएगा। तो हेरिडिटी वर्सेस एनवायरमेंट की डिबेट है कि हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनवायरमेंट। भाई कुछ लोग कहेंगे अगर सिर्फ हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है तो एनवायरमेंट तो कुछ भी हो, आप तो साइंटिस्ट ही बनोगे। लेकिन बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है जो ये मानते हैं कि एनवायरमेंट जरूरी है हेरिडिटी से ज्यादा। और हमारा जो अंत में कंक्लूजन होता है वो दोनों जरूरी है। किसी पहलू में एनवायरमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, किसी में हेरिडिटी। और आपको एनवायरमेंट तो बेस्ट देना ही है एज अ टीचर, क्योंकि आपके हाथ में हेरिडिटी तो है नहीं, हेरिडिटी तो स्टैटिक है। अब आप ये थोड़ी कहोगे कि आंखों का रंग चेंज कर दो या बुद्धि का स्तर एकदम से अचानक से रातों रात बदल दो किसी बच्चे का। आप तो एनवायरमेंट अच्छा दे सकते हो एज अ टीचर। तो हेरिडिटी वर्सेस एनवायरमेंट या नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट कहते हैं इसको हम, नेचर वर्सेस